क्लास 11th मोस्ट वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो आज का लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्चुअल सबसे लास्ट लेक्चर है, मतलब ये सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, रिटायरिंग ऑफ द बिल, जब बिल रिटायर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है रिटायरिंग ऑफ बिल? तो इसका मतलब ये है कि जब मैच्योरिटी डेट से पहले ही ड्रॉई जो है वो अमाउंट पे कर देता है ड्रॉअर को, तो इस सिचुएशन में जो बिल लिखा गया है ना उस बिल को कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ही रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि देयर इज अ बिजनेस जो कि एक्स लिमिटेड है। सारे क्लासेस में मैं एक्स लिमिटेड ही एग्जांपल लेती हूँ, तो एक्स लिमिटेड है और एक पर्सन है एबीसी। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स लिमिटेड एंड ये एबीसी, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है सपोज 10,000 रुपीज का। मतलब एक्स लिमिटेड जो है वो गुड्स सोल्ड किए हैं एबीसी लिमिटेड को, कितने का? 10,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में सेल किया है तभी बिल ऑफ एक्सचेंज में हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर क्रेडिट में सेल नहीं किए होते तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम आज इसे पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं, है ना। तो इनके बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, इसलिए एक्स जो है वो एक बिल बनाता है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस बिल को ए एक्सेप्ट करता है और वापस से फिर एक्स लिमिटेड को भेज देता है। मतलब ये बिल एक्स लिमिटेड बनाता है कि ठीक है 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद एबीसी जो है वो इस बिल पे जो अमाउंट लिखा गया उसे पेमेंट कर देंगे। ओके, तो ठीक है, एबीसी भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वापस से फिर एक्स लिमिटेड को भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसका मैच्योरिटी डेट आता है। आपको पता है ना मैच्योरिटी डेट क्या होती है? यस, तो मैच्योरिटी डेट आता है। मैच्योरिटी डेट जो है वो 3 मंथ्स के बाद इस बिल का आने वाला है। तो हमें पता है कि बिल का केस में मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करना होता है ड्रॉई को। किसे? ड्रॉअर को। मतलब ड्रॉई पेमेंट करती है ड्रॉअर को। ये बात इतना तक तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है ना। अब क्या होना है? अब देखो क्या होना है कि हुआ क्या कि मैच्योरिटी डेट तो 3 मंथ्स के बाद आने वाला है और बिल आज ही लिखा गया है, बट हुआ ये, मान लेते हैं कि बिल जो है हमारा 1 जनवरी को लिखा गया है। ठीक है, और मैच्योरिटी डेट जो है वो 4 अप्रैल को होगा। 4 अप्रैल कैसे होगा ये तो आपको पता ही है ना। 1 अप्रैल को हमारा डेट है मैच्योरिटी डेट और 3 डेज ग्रेस डेज हमने ऐड किया, तो 4 अप्रैल हमारा बिल पेमेंट करने का डेट हो गया। चलो समझते हैं हम इसे ऐसे। यहाँ पे बिल जो है वो बना है वो है 1 जनवरी है। ठीक है, अब बिल का जो है वो मैच्योरिटी डेट आने वाला है 4 अप्रैल को, बट हुआ क्या, ये एबीसी जो है वो 1 फरवरी को ही बिल का पेमेंट कर देता है। 1 फरवरी को ही जो है वो जाता है एक्स लिमिटेड के पास और बोलता है कि देखो हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे पास पैसे ना हो या फिर किसी रीजन से मैं हो सकता है कि मैं पेमेंट ना कर पाऊं, तो इसलिए अभी मेरे पास पैसे हैं तो अभी मैं इस बिल का जो है वो पेमेंट आपको कर देता हूं और इसके बदले में आप ये बिल को जो है वो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये बिल को बोलता है, मतलब वहां पे बिल तो खुद ही कैंसिल हो जाता है अगर पेमेंट हो जाता है तो देखो एक्स लिमिटेड क्या करता है, इन दोनों के बीच में पहले तो समझौता होता है। ठीक है, बात विचार होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कुछ होगा ना। तो यस, एक्स लिमिटेड और एबीसी के बीच में बातें होती है। तो यहाँ पे एबीसी जो है वो प्रस्ताव रखता है एक्स लिमिटेड के सामने कि ठीक है मैं आपको अभी पेमेंट करना चाहता हूँ, जिस दिन बिल लिखा गया उससे 1 महीने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड क्या करे, अगर आपको पेमेंट फ्यूचर में होने वाला है और कोई पर्सन जो है जो आपको अभी ही पेमेंट करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैं बताती हूँ अपना, अगर मैं उस प्लेस पे होती तो मैं उसी दिन ले लेती सारा पेमेंट, है ना, क्योंकि मुझे बेनिफिशियल लगता है। मैं उसे जो बाद में यूज करूंगी मैं आज ही यूज करूंगी, फिर मैं उसे कहीं भी लगा सकती हूँ, है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है। एक्स लिमिटेड बहुत खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, मुझे जो 2 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं वो आज ही मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, एक्स लिमिटेड मान भी जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और है, एबीसी बोलता है एक्स लिमिटेड को कि इफ अगर मैं आपको आज ही पेमेंट कर देता हूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? हो सकता है ना ऐसा। तो यस, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड बोलता है कि ठीक है अगर आप आज ही मुझे पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट दैट इज कैश डिस्काउंट, यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट का बात कर रहे हैं।
मतलब एबीसी जो है वो 1 फरवरी को पेमेंट कर देता है एक्स लिमिटेड को अगर, तो इस पे इसे डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट कौन देता है? एक्स लिमिटेड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर ड्रॉर जो है वो ड्रॉई को डिस्काउंट देता है ना, तो उसे रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबेट। बिल ऑफ एक्सचेंज में रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ओके, आई बात समझ में? डिस्काउंट ऑन बिल, बिल पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे रिबेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एबीसी जो है वो एक्स लिमिटेड को ये 10,000 रुपीज पेड करेगा 1 फरवरी को। तो ये एक्स लिमिटेड जो है वो 500 का मान लेते हैं कि अभी इसे डिस्काउंट दे दिया, 9,500 ही इसने लिया है और 500 जो है वो इसे डिस्काउंट मिल गया है। आई बात समझ में? तो ये डिस्काउंट का ही नाम है रिबेट। मतलब बिल में अगर हम डिस्काउंट बोलेंगे तो डिस्काउंट नहीं बोलेंगे बल्कि रिबेट बोलेंगे। ओके, आई बात समझ में? इसे ही रिबेट कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि जब ड्रॉई जो है वो मेच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है ड्रॉर को, तो उस सिचुएशन में ड्रॉर जो है वो ड्रॉई को उसके बदले में क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। और ये कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। की जैसे मैं आपको अगर अभी 10,000 रुपीज दे रही हूँ तो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो आपको मुझे कुछ अमाउंट छोड़ना होगा, जैसे 50 रुपए 100 रुपए आप मुझे डिस्काउंट दे दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको जल्दी पेमेंट करने में, एंड आप भी खुश हो जाओगे कि चलो ठीक है, जो 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद आने थे वो तो आज ही आ रहे हैं, है ना? तो इस तरह दोनों को प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, देखो यहाँ पे ये तो कहानी है, बस ऐसी मैंने समझने के लिए आपको बोला। अब हम ना इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो समझ में आ गया ना कि रिबेट किसे कहते हैं? तो देखो क्वेश्चन जो है वो हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल ही है, हम उसे ही सॉल्व कर लेते हैं अभी। उसके बाद तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस तो हमें सॉल्व करने ही है। सो क्वेश्चन है, अमित सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू बबली। अमित है यहाँ पे और बबली। अमित जो है वो यहाँ पे सेलर है, ठीक है। अमित ने गुड्स सोल्ड किया है बबली को 10,000 रुपीज का ऑन 1 जनवरी 2021। ओके, एंड इमीडिएटली ड्रॉ अ बिल अपॉन बबली फॉर 3 मंथ्स फॉर द सेम अमाउंट। अब इसी अमाउंट के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुए होंगे, ठीक है, दोनों के बीच में, इसीलिए इसी डेट को अमित जो है वो बिल लिखता है बबली के ऊपर में। बबली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित। बबली इस पे एक्सेप्ट भी कर लेती है। और आगे है, ऑन मार्च 4, 2021, ठीक है, 2 महीने के बाद बबली रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब 4 मार्च 2021 को बबली जो है वो इस बिल पे लिखा गया बिल के बदले में अमाउंट पेड कर देती है। ये बिल रिटायर हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, एंड इसके बदले में उसे डिस्काउंट मिलता है कितना? रिबेट ऑफ 6% पर एनम। अब ये रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, सॉरी जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे बैंक में हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट किया था ना, सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये रिबेट कब से कब तक का चार्ज होता है? तो देखो ये रिबेट जो है ना वो डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड मेच्योरिटी के बीच का टाइम पीरियड में चार्ज होता है, ठीक है। एग्जांपल से हम इसे समझते हैं रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या लिया था कि 1 जनवरी को बिल लिखा गया है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। और इस पे जो पेमेंट है वो कब लिखा गया है? तो पेमेंट इसका किया गया है 4 मार्च को, ठीक है। तो देखो 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच का टाइम पीरियड कितना है? 1 मंथ है ना, तो इसी 1 मंथ के लिए आपको रिबेट कैलकुलेट करना होगा। आई बात समझ में? जिस दिन रिटायरमेंट होगा उस दिन से लेकर के मेच्योरिटी डेट के दिन तक का आपको रिबेट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्काउंट मिलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि रवि जो है, सॉरी रवि नहीं है यहाँ पे, अमित है। अमित जो है वो गुड्स सेल किए हैं किन्हें? बबली को 10,000 रुपीज का, एंड इस पे बिल भी लिखा गया है और मेच्योरिटी डेट से पहले ही बबली जो है वो अमित को पेमेंट कर देती है और उस पे उसे रिबेट मिलता है 6% पर एनम के रेट से। तो दोनों के बुक में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम अमित के बुक में करेंगे एंड अमित इज अ ड्रॉअर, देन हम बबली के बुक में करेंगे। ओके, बबली यहाँ पे कौन है? ड्रॉई। ओके, चलो समझ गए हम। सबसे पहला तो 1 जनवरी 2021 है और अमित ने गुड्स सोल्ड किया है। जो 2 एंट्री हम हर जगह करते आ रहे हैं जो कि कॉमन है, वो दोनों एंट्री तो होना ही है सब जगह, है ना। तो देखो
इसमें ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि आपको बस रिटायरमेंट का एंट्री करना है या कुछ भी, हम सारा एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अमित जो है वो बबली को गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में, तो बबली इनकी डेटर है, तो बबली जो है वो इन्हें बबली को ये डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख लेना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके। कितने का? 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, ओके, क्योंकि 10,000 का ही गुड्स था। और बबली क्या करती है, तो इसे परचेज करती है सेम डेट पे, तो ये परचेज अकाउंट को करेगी डेबिट। एंड टू किनसे परचेज कर रही है? अमित से, तो टू अमित, कितने का? 10,000 रुपीज का एंड 10,000 रुपीज का, ओके। परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके। आई बात समझ में? इतना काम तो आपको करना ही है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बबली बिल को एक्सेप्ट करती है एंड वापस से अमित के पास में भेज देती है, तो इसका एंट्री हम क्या करेंगे? तो इसमें कोई डेट नहीं गिवन है, हम मानते हैं इसी डेट को, ठीक है। तो बबली बिल लिखने के बाद वापस से अमित को भेजती है, तो ये अमित का क्या हो गई? बिल रिसीवेबल हो गई। तो बिल रिसीवेबल जो है वो अमित के लिए एसेट्स है, तो वो डेबिट में इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। एंड टू बबली इनकी कौन थी? डेटर थी, बट अब इनसे इन्हें बिल मिल गया है, तो अभी बबली को अपने डेटर से हटाएंगे, कम करेंगे डेटर, और कम करने के बदले में, मतलब कम करने के लिए इन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू बबली, ओके, कितना? 10,000 एंड 10,000, ओके। नरेशन लिख देना, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन बिल, ओके। अब यही काम बबली कर रही, बबली क्या कर रही? तो बिल जो है वो भेज रही है अमित के पास में, इसके लिए बिल्स पेबल है ये, है ना, और ये एक लायबिलिटीज है, और जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उन्हें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट में तो इनका बिल्स पेबल होने वाला ही है, बिल्स पेबल अकाउंट। और ये रिसीव कौन कर रहा है? अमित, ठीक है, क्योंकि अमित ही है इनके क्रेडिटर, ठीक है। तो अमित को ये करेगी डेबिट एंड कितने का? तो 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है। अब जो बात है कि मेच्योरिटी डेट से पहले ही, मतलब 4 मार्च को ही बबली जो है वो अमित को अमाउंट पे कर देती है, ठीक है। 4 मार्च से पहले ही बबली अमाउंट पे कर देती है अमित को। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो अमित के पास इसका अमाउंट आ रहा है ना, तो अमित क्या करे? तो इसे अमित रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक में, कब? तो 4 मार्च 2021। अब देखो ये 4 मार्च यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, 4 मार्च है और इसका मेच्योरिटी डेट कब है? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से पहले ही 4 मार्च को ही पेमेंट हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइम पीरियड किस में गिवन है? मंथ्स में गिवन है, तो आप मंथ्स का ही रिबेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जब डेज का गिवन होता है तब कैसे करते हैं, ये सारी बातों को हमने समझा था जब कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी डेट का क्लास में हमने इन सभी बातों को जाना था, है ना, कि डेज में जब गिवन हो तो कैसे करते हैं, तो समझ आना। तो यहाँ पे अमित के पास में अमाउंट आ रहा है, तो ये अपने बैंक अकाउंट को करेगा डेबिट, ठीक है, ये रिसीवर है बैंक इसका। एंड टू किसके अगेंस्ट में आ रहा है? तो बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में, जिसे उसने डेबिट में रिकॉर्ड किया था। अब इससे ये अमाउंट इसे रिसीव हो गया, तब ये इसे क्या करेगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज। बट यहाँ पे आपको रिबेट भी देने होंगे, तो रिबेट को आपको डेबिट करना होगा, तो आप यहाँ पे डेबिट क्या करोगे? रिबेट। देखो रिबेट को डेबिट क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो अमित को जो है वो देने पड़े डिस्काउंट। अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो और आपको डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, सपोज कि 10,000 रुपीज का गुड्स है और आप 500 रुपीज अगर डिस्काउंट दे रहे हो, तो 500 तो आपके पास नहीं आने वाले हैं ना, तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है, लॉस ही है, और लॉस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, पता है ना ये बात, इसीलिए वो इसे डेबिट में ही रिकॉर्ड करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट को आप करोगे डेबिट। अब देखो हमें ना इन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो रिबेट कैलकुलेट ऐसे होता है, देखो यहाँ पे इधर मैं बता रही हूँ, ओके। कितने का बिल है? 10,000 रुपीज का, तो 10,000 आप लिखोगे ही, ठीक है। एंड देखो इसमें आपका जो है वो क्वेश्चन में 6% पर एनम का रेट गिवन है, 6% पर एनम, तो 6/12 तो आपको करना ही है। बट मैंने अभी आपको क्या बोला कि रिबेट कब तक का कैलकुलेट होता है? तो जिस दिन पेमेंट हुआ है, ठीक है, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उस दिन से लेकर के मेच्योरिटी डेट तक। तो पेमेंट कब हुआ? 4 मार्च को, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 4 मार्च 2021 को, और इसका मेच्योरिटी डेट कब है? 4 अप्रैल 2021। तो कितना टाइम पीरियड पहले हो गया पेमेंट? 1 मंथ, मार्च टू अप्रैल, 4 मार्च टू 4 अप्रैल, 1 मंथ पहले हो गया ना।
तो यस, ये 1 मंथ का आपको रिबेट मिल रहा है 1/12 करोगे। आई बात समझ में? अब इसे सॉल्व करो तो देखो क्या होता है, 6 और इसे सॉल्व करोगे 6/100 होगा यहाँ, ओके 6/100 एंड 2 ये 50, कितना आया हमारा 50 रुपीज। तो 50 रुपीज जो है वो यहाँ पे रिबेट है एंड तो इसे 9,950 जो है वो बैंक में रिसीव होगा। आई बात समझ में? इतना काम आपको करना है। अब यही काम बबली भी करेगी अपने बुक में। क्या करेगी बबली कि बबली को जो है वो आप पेमेंट करना पड़ा है ना, तो ये अपने बैंक अकाउंट से पैसे पेमेंट कर रही है। इस पे जो इसे बिल पेबल इसने जो रिकॉर्ड किया था अब इसे वो पेमेंट कर देगी। तो क्या होगा, बिल्स पेबल अब इसका खत्म हो गया है ना, तो खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट को आप करोगे डेबिट। ओके, यहाँ तक तो समझ में आता है। एंड 2 देखो बिल्स पेबल को ये डेबिट कर दी, अब इसे क्या करना हुआ, पेमेंट करना हुआ ना अपने बैंक से, तो इसके बैंक से तो अमाउंट चला गया और जाने के कारण से वो कैसे रिकॉर्ड करेगी, क्रेडिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट तो इन्हें लिखना ही है एंड 2 रिबेट, इसे जो डिस्काउंट मिला है, जो इसका 500 जो 50 रुपए जो इसका जो बच गया है ना, इसे भी वो अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी। क्यों? क्योंकि ये बबली का प्रॉफिट है। ओके, तो ये इसे रिकॉर्ड करेगी 2 रिबेट ऑन बिल्स, रिबेट ऑन बिल अकाउंट। आई बात समझ में? अब वो उसे डिस्काउंट मिल गया 50 का, तो वो बैंक में कितना पेमेंट करेगी बताओ आप ही। तो 50 अगर उसे छूट मिल गया तो वो 9,950 रुपीज बैंक में पे करेगी और वही जाएगा इसके पास, टोटल हो जाएगा 10,000 रुपीज। आई बात समझ में? नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना एक्सेप्टेंस मेड इन फेवर ऑफ अमित एंड रिबेट रिसीव्ड, और यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी, और या फिर आप लिख दो अमाउंट रिसीव्ड एंड बिल रिटायर्ड, रिबेट गिवन टू बबली। ओके, आई बात समझ में? तो इतना काम आपको करना है, यही है आपका रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप कि आपको ये क्लास भी समझ में आया। अब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। 13 वीडियोस हमारे हो गए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं हमारे। तो इसका प्लेलिस्ट तो तैयार हो ही गया हमारा। अब हमें एक काम और करना है कि इस चैप्टर का सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे फिर आप आगे सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके, सो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।